नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपकी जो गणित होता है, गणित पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका 9 जनवरी 2023 के ऑनलाइन शिफ्ट का आपका पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा डैश होनी चाहिए। यहाँ पे डैश हो जाएगा कि राष्ट्रीय रूपरेखा जो आपका एनसीएफ बोलते हैं हम, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में जो परिचर्चा डैश होनी चाहिए। ठीक है। प्रकृति में उपदेशात्मक। दूसरा कह रहा है कि केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित। यहाँ पे बोल रहा है केवल आपका गलत होता है, और ये कह रहा है कि केवल जो आपने गणित की अवधारणा अपनी कक्षा में सीखी है उसी के अनुसार आपकी गणित पर जो होनी चाहिए परिचर्चा होनी चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित, कि संदर्भ से आप जो है गणित को पढ़ाओगे, और ऐसा गणित जो आप पढ़ाओगे जो कि बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित होगा। तो ये आपका सही लग रहा है। चौथा कह रहा है कि गणित की पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित हो, कि मतलब जो आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक है उस पर जो समस्या समाधान है उस पर केंद्रित हो। तो ये भी आपका गलत है। तो इसका मतलब आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि संदर्भ के अनुसार आप बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित उस गणित को आप बच्चों को पढ़ाओगे। यही आपका एनसीएफ कहता है। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपका यह पहला आपका कह रहा है कि यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए, यानी स्पष्ट होनी चाहिए आपकी गणित। आपकी जो प्राथमिक स्तर में आप गणित पढ़ाते हो स्पष्ट होनी चाहिए। ये आपका सही नहीं है। अधिगम को आनंदमय बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होनी चाहिए। यानी आपकी जो गणित की जो भाषा होती है वह कैसी होनी चाहिए, आनंदमयी बनाने के लिए आप क्या है उसको जो है अपने आम दिनचर्या वाली भाषा रखोगे। आनंदमय बनाने के लिए गलत हो जाएगा, और अपनी दिनचर्या की भाषा तो सही होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आपको जो अधिगम है उसे आनंदमय बनाना है। तो ये तो गलत है आपका। दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। ठीक है। ये आपका सही कह रहा है कि जो आपका दैनिक जीवन में बच्चे जो हैं अब उनके दैनिक जीवन की जो भाषा होती है उस हिसाब से आपको जो है अपनी गणित की भाषा रखनी है प्राथमिक कक्षा में। ठीक है। चौथा कह रहा है कि इसमें गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यानी गणित के जो आपके शब्द संग्रह हैं, गणित की जो कुछ आपकी परिभाषाएं हैं उसे सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका तीसरा, कि दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये जो है आपका एमसीक्यू का प्रश्न है। तो आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हैं, कि आकलन जो आप करते हो उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो जो शिक्षण अधिगम की पद्धति होती है उसको क्या है एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन देना है, निर्देशित करना, उसका मार्गदर्शन करना। बिल्कुल सही। आकलन से क्या है बच्चों का पता लगाते हो, और आकलन से ही शिक्षक भी अपनी जो है शिक्षण पद्धति को बदलता है कि इसमें क्या कमियां रह रही हैं और बच्चों को ऐसे क्या पढ़ाया जाए ताकि वो सीख सके। तो इससे शिक्षक के लिए भी लाभदायक होता है और बच्चों के लिए तो लाभदायक है ही आपका जो क्या होता है आकलन होता है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार के अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही। ये भी आपका सही है कि शिक्षार्थियों को उनके अधिगम के लिए क्या है विचार के अवसर प्रदान करता है। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करता है।
यानी प्रतिस्पर्धा यानी क्या बोल रहा है, कंपटीशन की भावना विकसित करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से आपका ए सही है, बी सही है और सी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण अवधारणा नहीं है, नहीं है आपसे पूछा गया। संख्या पूर्ण अवधारणा मिलान करना, पदानुक्रमित समावेशन करना, क्रमबद्ध में लगाना या फिर सटीकतन लगाना, मतलब सटीक से करना, मतलब तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध लगाना। संख्या में क्या है आपका पूर्ण अवधारणा नहीं है, जो हो जाएगा आपका क्रमबद्ध में लगाना, यानी एक स्थान मतलब एक पंक्तियों में लगाना। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम से व्यवस्थित कर रहे हैं, 28, 48, 57 और 92। ऐसे करके आप क्या है बच्चे जो हैं वह क्या है संख्याओं को लगा रहे हैं। ठीक है, यानी छोटे से बड़े की ओर लगा रहे हैं। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है, यानी बच्चे किस हिसाब से जो है इन संख्याओं को लगा रहे हैं, समानुपात, स्थानीय मान के द्वारा या फिर पुनः समूहीकरण के द्वारा या फिर सटीकतन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे क्या है 28 बड़ा है, फिर उसके बाद क्या है 48 बड़ा है, उसके बाद 57, उसके बाद 92। इस हिसाब से आप बच्चे क्या है संख्याओं को लगा रहे हैं, यानी वह क्या है उनकी जो है स्थानीय मान के हिसाब से बच्चों क्या है लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न आपका, स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है। आपको बच्चों को क्या है स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आपसे पूछा गया है कि श्यामपट्ट पर संख्याओं का स्थानीय मान लिखेंगे और समझाएंगे। आप क्या है ब्लैक बोर्ड पर नंबरों को लिखेंगे और उसका क्या है स्थानीय मान समझाएंगे। दूसरा कह रहा है कि संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखेंगे, यानी संख्याओं के विस्तारित रूपों, सपोज आप क्या है 60 है तो आप इसे क्या लिखोगे, यानी आप लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा 0 × 1 + 6 × 10। ठीक है, उसका क्या है इस तरह विस्तारित मान लिखोगे, विस्तृत में आप उसका मान लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 60 + 1 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप क्या समझाओगे बच्चों को। सपोज यहाँ मैंने लिखा आपका 61, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 × 0, क्योंकि इसका स्थानीय मान क्या है 0 है, और ये क्या है स्थानीय मान 10 × 6 है। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब स्थानीय मान इस तरीके से आप निकालते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखने के लिए या फिर हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्ठे के रूप में समझाएंगे। ठीक है, यानी आप जो है 10 जो आपका मान होता है 10 को एकक के गट्ठे के रूप में समझाएंगे, या फिर स्थानीय मान को स्तंभों को चार्ट पेपर पर चित्रित कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हस्त कौशल सामग्री के द्वारा बच्चों को क्या है 10, सपोज आपने 10 गड्ढे किए और तो ऐसे करके आप क्या है उनका क्या है स्थानीय मान बताओगे। ठीक है, कि आपको 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, इस प्रकार से आप क्या है बच्चों को क्या है उनका स्थानीय मान के बारे में समझ बताओगे। ठीक है, स्थानीय मान समझाओगे, क्योंकि बच्चा अभी क्या है प्राथमिक कक्षा में है, स्तर 1 का शिक्षार्थी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तीसरा हो जाएगा। अगला आपका गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण यानी आप क्या है वाद विवाद कर रहे हो, वाद विवाद यानी बच्चों से क्या है जो है कम्युनिकेट कर रहे हो बच्चों से। तो इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चों की क्षमता,
फिर कह रहा है कि गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चों की क्षमता होनी चाहिए। गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चों की क्षमता होती है। या फिर गणितीय निबंध लिखने की बच्चों की क्षमता होती है कि गणित में संप्रेषण किस काम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणितीय चिंतन की समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की क्षमता आपकी क्या है, गणित संप्रेषण के अंदर आती है कि आप गणित को किस तरीके से आप व्यवस्थित रखते हो और गणित की जो भाषा होती है उस हिसाब से क्या है आप संप्रेषण करते हो बच्चों के साथ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, जब आपने क्या करा यहाँ पे 354 में 99 जोड़ा करने के लिए कहा गया, तब प्राथमिक स्तर के बच्चों ने निम्न प्रकार से उसका हल किया। यानी अपने बच्चों को बोला कि इसे जोड़िए आप। तो बच्चों ने इस प्रकार के से किया कि उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या है 99 + 1 एक माइनस कर दिया यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, तो 100 में से एक माइनस कर दिया। और किसी ने क्या कर दिया, 494 में से एक माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब बच्चे ने क्या कर दिया कि सपोज किसी बच्चे ने ऐसा लिखा इसको कि उन्होंने उसमें 99 जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया। फिर किसी ने क्या है प्लस माइनस करके लिख दिया। ठीक है, किसी ने क्या कर दिया 100 में से एक माइनस करके आपका क्या हो जाएगा 454 - 1 कर दिया। इस तरीके से बच्चों ने क्या है 453 जो है किसी ने ऐसा आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है। यानी विद्यार्थियों ने कौन सी विधि आपकी अपनाई है जोड़ करने के लिए, विस्थापन विधि, योजना अवकलन विधि, या फिर प्रतिकरण, या फिर वितरण, या फिर विभाजन। तो ये बच्चे ने क्या है प्रतिकरण की विधि अपनाई है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है। यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है कि विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित नहीं। यानी आपको सपोज गणित के थ्योरम आपको प्रूव करते हैं तो आप क्या है अनुभव के आधार पर उन साक्ष्यों पर आधारित होगा। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, अनुभव के आधार पर नहीं। यह निगमन विवेचन पर आधारित है, बिल्कुल सही। निगमन तर्क आप गणित में यूज करते हो। यह एक सृजनात्मक विषय क्षेत्र है और इसका सौंदर्यपूर्वक मूल्य है, बिल्कुल सही। सृजनशील चिंतन करते हो आप, इसे तर्क द्वारा अभिपुष्टि किया जाता है, बिल्कुल तर्क भी करते हो आप गणित में, ये भी आपका सही है। तो आपका जो सही नहीं है वह पहला है, तो आपका पहला ही ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा आपको क्या है वो बताना है, आपको फुल फॉर्म बताना है। निपुण NIPUN, निपुण भारत एक योजना आई थी आपकी NEP 2020 में आपका बोला गया था। तो इसका क्या हो जाएगा कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीजनिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो पहले ही आपका सही हो जाएगा कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, आपका इसमें सही आंसर पहले ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी आपकी ये क्या होती है फुल फॉर्म होती है निपुण भारत की, कि बच्चे को जो 1 से आपका जो 5वीं तक की कक्षा है वहाँ पे बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब बच्चे को आना चाहिए। यही आपका निपुण भारत कहता है। और निपुण भारत किसके अंदर आता है, ये आता है आपका NEP 2020 के अंतर्गत। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि NCERT की कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चों की दैनिक गतिविधियों को
सूचीबद्ध करने पर सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित है। ऐसे पाठ आपने गणित में क्यों डाले हैं, आपके एनसीईआरटी में बुक में क्यों है कि गणित की कक्षा में किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते हैं, कि मतलब ये क्या है, अर्थ को संप्रेषित नहीं, ऐसे ही फालतू डाल दिया, ये तो गलत हो जाएगा। कि गणित की पाठ्यपुस्तक को रंग बिरंगा एवं आनंददायक बनाने के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को मापन की मानक इकाइयों को सिखाने में मानक इकाइयाँ गलत हो जाता है। विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संधारात्मक रूप से सीखने में सहयोग करना, बिल्कुल, ताकि क्या उन्हें क्या है समय के बारे में पता लग सके कि दिनों पर, महीनों पर, मौसम के बारे में परिवर्तन, ये इसलिए डाले गए ताकि उनको समय की अवधारणा हो सके। तो ऑप्शन क्या है आपका फोर्थ यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ हम। निम्नलिखित में से कौन से गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रकरणों का एक भाग है? पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, बिल्कुल आपके पैटर्न आपके गणित की किताब में होते हैं। परिकल्पना बनाना, बिल्कुल सही। दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना, सूत्र जहाँ पे भी सूत्र आ जाएगा ना, फॉर्मूला, ये आपका गलत हो जाता है। तो आपका ए और बी इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर में बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्या है? कि बच्चों में क्या है, आप गणित में रुचि कैसे पैदा करोगे, ये आपसे पूछ रहा है। कि गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये आपका सही कह रहा है। उसके बाद है कि गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेली, कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना, बिल्कुल ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि अभिक्षमता स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिणाम जानना एवं उपचारिक विधियां प्रदान करना, बच्चों का परिणाम जानना, गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का निरंतर आयोजन करना, इससे भी आपका नहीं होगा। तो पहला और दूसरा आपका सही है, लेकिन सबसे अच्छा जो आपका हो जाएगा, मतलब बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपका, वो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। कि गणित एवं बच्चों की उनके दिनचर्या, यानी उनके जो है जो दैनिक जीवन है, उनके अनुभवों से जोड़ना, जैसे कि आपके हो जाएगा गणितीय खेल, पहेली, कहानी का उपयोग करना और उनमें क्या है संबंध बनाना, आपका सही हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि जब किसी बच्चे को 12 गुणा या 25 का हल निकालने के लिए कहा गया, तब उसने निम्नलिखित विधियाँ अपनाई, ठीक है। उसने क्या विधि अपनाई? कि उसने लिखा जो है इसका उसने फैक्टर कर दिया 3 गुणा 4 लिख करके, और फिर क्या है इनको मल्टीप्लाई करके उसने 100 लिख दिया और तब उसने 300 लिखा, इस तरह का उसने क्या मल्टीप्लाई किया। तो गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। उत्तर स्वीकार है, किंतु बच्चे को बताएं कि गुणन करने की यह सही विधि नहीं है, यह विधि सही नहीं है। तो गुणन करने की कितनी भी विधि हो सकती है, तो पहला उत्तर तो पहला आपका गलत हो जाएगा। सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता लेने के लिए निर्देश देना गलत हो जाता है बच्चों को, ये वैसे भी आपका गलत है। बच्चे की सराहना करके करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें, बिल्कुल। बच्चे ने क्या है नया मेथड अपनाया, अलग मेथड अपनाया है, तो उसकी आपको क्या है सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चे के उत्तर की सराहना करें, किंतु उसे सलाह दें कि परीक्षा में प्रश्न हल करने की इस विधि का उपयोग ना करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा क्या है नया मेथड यूज़ कर रहा है तो आप परीक्षा में उसे बोलोगे कि ये मेथड यूज़ मत करो, ठीक है। आपका आंसर सही आना चाहिए, चाहे मेथड कोई सा भी हो, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी आपका इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब आपका लास्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत में स्तर की न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता है, ठीक है। कि ये आयु पर निर्भर है, ये अनुक्रमिक है, अनुभव पर निर्भर है, या फिर ये विकासात्मक है। तो न्यून रूप से संभावित विशिष्टता है, यानी
सबसे कम है आपका, मतलब जो आपका सही नहीं है, यानी आपको गलत ढूँढना है कि ये आयु पर निर्भर है, आयु पे निर्भर नहीं है, यही आपका क्या है, गलत हो जाएगा। अनुक्रमिक है बिल्कुल, अनुभव पर निर्भर है बिल्कुल, विकासात्मक है बिल्कुल। तो इसका क्या है, आपका जो है हमें पूछा गया था कि न्यून रूप से संभावित विशेषता है। जो आपके वैन हिले उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपका ज्यामितीय सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, तो इसका जो है ये आपका पहला ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपकी गणित पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।